रेडियस ऐसे आ रहा था, वेलोसिटी ऐसे आ रही है, तो एंगल क्या बन गया 90 डिग्री। सेम इसी तरह से यहाँ पे भी ऐसे ही हो रहा है। अस्सलामुअलैकुम, टुडे इज अवर अनदर लेक्चर ऑफ फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर 4 और आज हम देखेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से पहले इसी तरह का आपने एक टॉपिक पढ़ा हुआ है जिसमें आप स्टेटमेंट पढ़ते थे, द मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। कि एक सिस्टम, कौन सा सिस्टम? आइसोलेटेड सिस्टम। एक आइसोलेटेड सिस्टम का मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट रहता है, चेंज नहीं होता। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? लेट सपोज हमारे पास एक बॉक्स है, ये एक सिस्टम है, इसके बाद एक फोर्स यहाँ से लगती है 5 न्यूटन। ये एक अनबैलेंस्ड फोर्स है, मीन्स इसको कोई दूसरी फोर्स बैलेंस नहीं कर रही। तो अगर यहाँ से क्या करते हैं, एक फोर्स यहाँ से 5 न्यूटन मैंने और लगा दी, दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, ये आपके पास एक आइसोलेटेड सिस्टम बन गया है। एक ऐसा सिस्टम जिसपे कोई अनबैलेंस्ड फोर्स ना लग रही हो उसे हम आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं। और आइसोलेटेड सिस्टम का मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट रहता है। देखिए, अगर एफ नेट यानी कि रिजल्टेंट फोर्स नहीं होगी तो सिस्टम कौन सा होगा? आइसोलेटेड सिस्टम। और आइसोलेटेड सिस्टम का मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट रहेगा। यही बात कर रहे हैं हम। एक ऐसा सिस्टम जिसपे कोई नेट फोर्स ना लग रही हो, अनबैलेंस फोर्स ना लग रही हो, वो एक आइसोलेटेड सिस्टम होगा और उसका मोमेंटम कांस्टेंट रहता है। अगर हम डायरेक्टली यहाँ से यहाँ आ जाए कि एक ऐसा सिस्टम जिसपे कोई नेट फोर्स ना लग रही हो, उसका लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट होता है। बात समझ आती है? ये आइसोलेटेड वाली बात बीच में से हटा दी हमने, डायरेक्टली हम यहाँ से यहाँ आए। एक ऐसा सिस्टम जिसपे कोई नेट फोर्स ना लग रही हो, उसका लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट होगा। पी क्या है? लीनियर मोमेंटम। अब ये इसी चीज़ को अगर हम एंगुलर मोशन की तरफ लेके आते हैं तो हमने ये बात देखी थी कि जो रोल होता है फोर्स का लीनियर मोशन में, वही रोल होता है एंगुलर मोमेंटम का, टॉर्क का एंगुलर मोशन में। तो जहाँ लीनियर मोशन में फोर्स आएगी उसकी जगह एंगुलर मोशन में टॉर्क आ जाएगा। फोर्स अगर नेट फोर्स ना हो तो लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट। एंगुलर में जाने के लिए क्या करेंगे? एफ की जगह क्या आ जाएगा? टॉर्क। अगर नेट टॉर्क ना हो किसी सिस्टम पर, ओवरऑल टॉर्क 0 है, तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट हो जाएगा। लीनियर में क्या था? सिस्टम पर नेट फोर्स ना हो, लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट। एंगुलर में आए तो सिस्टम पर नेट टॉर्क ना हो तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट। यही हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम बोल रहा है कि इन द एब्सेंस ऑफ नेट एक्सटर्नल टॉर्क, ओवरऑल कोई टॉर्क ना हो तो द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम कंजर्व्ड, के मोमेंटम जो है एंगुलर मोमेंटम वो कंजर्व्ड हो जाएगा। मींस कंजर्व्ड माने होते हैं चेंज ना होना, कांस्टेंट हो जाना। मैथमेटिकली हम ये बात कैसे लिख सकते हैं कि अगर हमने कंडीशन क्या बोली कि अगर नेट टॉर्क अगर 0 हो जाए, इफ, तो हमारे पास क्या होगा? एल, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट हो जाएगा। और इसी से हम एक बात और बोल सकते हैं, अगर एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट हो गया तो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? 0। आसान सी बात है ये तो। जैसे सपोज करें कि किसी बॉडी का एंगुलर मोमेंटम था 5 यूनिट, आपके पास होती है जूल सेकेंड, L इक्वल्स टू MVR। हम सिंपल वाली यूनिट ले लेते हैं, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। आपको ये यूनिट्स निकालनी आती हैं, मास की केजी, वेलोसिटी की मीटर और मीटर पर सेकेंड, और आर की मीटर से मीटर स्क्वायर हो गया। अच्छा, एंगुलर मोमेंटम है आपके पास क्या? किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड 5 है। मैग्नीट्यूड को सिर्फ अभी आप देखें, मैं बोलता हूँ ये इनिशियल था, फाइनल भी 5 है, तो चेंज क्या आ जाएगा? आप देखें मैंने कांस्टेंट रखी है वैल्यू, तो चेंज क्या आ जाएगा? LF माइनस LI, जिसे हम डेल्टा L बोल रहे हैं, क्या हो जाएगा? 5 माइनस 5 0। तो अगर क्या हो, नेट टॉर्क 0 हो जाए तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट हो जाएगा और चेंज इन एंगुलर मोमेंटम हमेशा क्या होगा? फिर 0 हो जाएगा। अब हम आते हैं यहां पे वापसी। लेट सपोज एक पार्टिकल है हमारे पास
जो एक सर्कुलर पाथ पर रोटेट कर रहा है। तो ये सर्कुलर पाथ कंप्लीटली गोल है, हमने थोड़ा सा इसे टेढ़ा करके बनाया है। ऊपर से अगर हम देखेंगे तो ऐसे गोल ही है पूरा। हम थोड़ा सा 3D में देखना चाह रहे हैं क्योंकि आपको अभी आगे जाके इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ये सर्कल जो सर्कुलर पाथ है बिल्कुल ऐसे सपोज करें बनाया मैंने। इसका सेंटर यहाँ पे एक पार्टिकल है जिसका मास m है, वो इस पॉइंट पे, और जो रोटेशन है वो ऐसे चल रही है, ये ऐसे घूम रहा है इसके ऊपर। तो इसकी जो वेलोसिटी है वो कैसे हो जाएगी, इस सर्कुलर पाथ की जो वेलोसिटी है वो क्या हो, किस डायरेक्शन में होगी, एक्चुअली हमने ये देखना है। तो हम कैसे देखते थे कि लेट सपोज एक सर्कुलर पाथ है, बॉडी यहाँ पे और ऐसे रोटेट कर रही है, हम इस पॉइंट पे एक टेंजेंट बना देते थे। टेंजेंट क्या होता था, एक सर्कल पर एक ऐसी लाइन जो सर्कल को एक बार टच करेगी, कुछ ऐसे देखें, ये एक टेंजेंट होगा, सर्कल को सिर्फ यहाँ पे टच कर रहा है। ये एक टेंजेंट नहीं होगा, ये 2 बार टच कर रहा है, यहाँ भी और यहाँ भी। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पे एक टेंजेंट बनाएं। अगर कैसे बन सकता है, कुछ ऐसे। तो हमारी जो बॉडी की वेलोसिटी होगी उसकी डायरेक्शन कहाँ आ जाएगी, कुछ यहाँ पे। ये हमारे पास डायरेक्शन आ गई वेलोसिटी की। देन इस सर्कल का कुछ रेडियस है जिसे हम बोल रहे हैं r, ये आ गया r। अब जो पार्टिकल मूव कर रहा है उसका हम मास बोलते हैं, उसका मास होगा m। और ये सब कुछ हमने यहाँ ला के लिख दिया है कि सपोज करें पार्टिकल का मास क्या है m, सर्कल का रेडियस क्या है r, वेलोसिटी टेंजेंशियल वेलोसिटी है, क्यों, टेंजेंट जा रही है, टेंजेंशियल वेलोसिटी v। अब हमारे पास 2-3 चीज़ें और आती हैं कि ओमेगा को हमने बोला है एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर मोमेंटम p है और एंगुलर मोमेंटम m है। इसे हम यहाँ लाके समझते हैं कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। हमने ये देखना है कि इसमें जो लीनियर मोमेंटम है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसी सर्कुलर पाथ पर लीनियर मोमेंटम की डायरेक्शन क्या होगी, हमने ये देखना है। तो देखें, लेट सपोज यही सर्कुलर पाथ हम यहाँ पे बना रहे हैं, कुछ ऐसे। बॉडी कहाँ पे, बिल्कुल उसी पॉइंट पे रखें, बॉडी हमारी है यहाँ पे, वेलोसिटी की डायरेक्शन ऐसे थी। अच्छा, हम इस पे v नहीं लिख रहे, ये बात आपको अभी समझ आ जाएगी क्यों। रेडियस ये रहा सेंटर, ये आ गया आपका रेडियस वेक्टर, पोजीशन वेक्टर r। इसी तरह की एक फिगर और बनाते हैं, सेम वही सब जल्दी से कर लेते हैं। पार्टिकल यहाँ पे, वेलोसिटी की डायरेक्शन ये, रेडियस वेक्टर ये आ गया। अच्छा, v नहीं लिख रहे, इसका एक रीजन है। ये क्या है, वेलोसिटी की डायरेक्शन वही टेंजेंट टू द सर्कल। मार्कर भी गिर गया डर के। अच्छा, ये आ गई वेलोसिटी की डायरेक्शन। अब ये वाली सेम वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होती है वही आपकी लीनियर मोमेंटम की भी डायरेक्शन होती है। समझते हैं कैसे, देखें, आपने न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ा था। न्यूटन सेकंड लॉ क्या बोलते हैं, जब एक बॉडी पे फोर्स अप्लाई की जाएगी तो उसमें एक्सेलरेशन आएगी, और जो डायरेक्शन फोर्स की होगी वही एक्सेलरेशन की होगी। किस तरह से पढ़ा था, F = ma। इसमें एक्सेलरेशन वेक्टर है और फोर्स भी वेक्टर है, बीच में आपके पास स्केलर आ रहा है ये m। अच्छा, कभी भी स्केलर की मल्टीप्लिकेशन से डायरेक्शन चेंज नहीं होती, मैग्नीट्यूड में फर्क आता है। तो एक्सेलरेशन की कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगी, एक स्केलर मल्टीप्लाई हुआ तो फोर्स आ गई, तो जो डायरेक्शन एक्सेलरेशन की सेम वही डायरेक्शन फोर्स की होगी। यही तो मोमेंटम में भी हो रहा है, लीनियर मोमेंटम P = mv। क्या हो रहा है, ये वेक्टर और ये एक स्केलर है। तो v जब एक स्केलर से मल्टीप्लाई हुआ, v की डायरेक्शन पे कोई फर्क नहीं आया, लेकिन आंसर किसका आ गया, मोमेंटम का। तो जो डायरेक्शन v की वही p की, जो लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन वही लीनियर मोमेंटम की डायरेक्शन। अब यहाँ पे आए, देखें, जो लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन वही लीनियर मोमेंटम की डायरेक्शन। अब हम बोलते हैं कि यहाँ पे इस वेक्टर को थोड़ा सा छोटा बना दें, और इसे भी हम बोलते हैं कि यहाँ पे इस पॉइंट के अबाउट बॉडी रोटेट कर रही है, तो इसके अंदर से एक एक्सिस पास करवा देते हैं हम यहाँ से।
कि बॉडी एक एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है। देखें इस बात को समझें, आसान सी बात है। लेट सपोज एक पॉइंट है ऐसे और उसके अबाउट बॉडी रोटेट कर रही है। इस पॉइंट से एक एक्सिस पास करवा दें कुछ ऐसे, ये रही एक्सिस, इसके अबाउट हम अब रोटेट कर रहे हैं। तो ये एक्सिस जो होती है इसे हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। जिस एक्सिस के अबाउट बॉडी रोटेट कर रही है, इसी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है ऐसे, तो ये आपके पास एक्सिस ऑफ रोटेशन। सेम वही चीज़ हम यहाँ भी करते हैं। ये आपकी आ गई एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब आपको क्या करना है, आपको दो फॉर्मूले पता हैं। एक आपको पता है कि R क्रॉस P, R क्रॉस P किसका फॉर्मूला होता था? किसका फॉर्मूला होता था R क्रॉस P? आपके पास R क्रॉस P फॉर्मूला होता था एंगुलर मोमेंटम के लिए। R क्रॉस P पोजीशन वेक्टर और लीनियर मोमेंटम का क्रॉस प्रोडक्ट L होता है। मेन आपका ये है कि इसकी डायरेक्शन कहाँ से आएगी। हमें R की डायरेक्शन पता है, P की डायरेक्शन पता है, L की डायरेक्शन कहाँ आएगी इसमें। तो देखें हम इसको उठा के बीच में लाते हैं सेंटर पे। ये मैंने R को उठाया यहाँ से और यहाँ ला के रख दिया। थोड़ा बड़ा बना रहा हूँ वेक्टर को ताकि समझ में आए। और इस P को उठाया और टेल टू टेल ला के जोड़ा। जब भी डायरेक्शन निकालनी होती है तो हम टेल्स के बीच में देखते हैं। R को उठा के मैं P को उठा के मैं यहाँ ले आया। देखें P को उठा के यहाँ रहा, ऐसे हो जाएगा, वही यहाँ बना। अब R क्रॉस P हमने जाना है R से P, R पहले P बाद में, R क्रॉस P। सही है। ये जो P है ये थोड़ा सा बोर्ड के अंदर की तरफ गया हुआ है, इसको समझें। P जो है वो कुछ ऐसे अंदर की तरफ को है, क्योंकि सर्कल ऐसे है और ये ऐसे जा रहा है, और R कुछ ऐसे है। तो यहाँ पे अगर मैं डायरेक्शन निकालूं R से P, कैसे आएगी? ये P बोर्ड के अंदर है, ऐसे गया हुआ है, ऐसे बोर्ड के अंदर गया हुआ है। मैं मार्कर्स रख के समझाता हूँ। R कैसे है? ऐसे, और P बोर्ड के अंदर जा रहा है कुछ ऐसे, इस तरह से, ऐसे। ये P है जो बोर्ड के अंदर जा रहा है और R भी बोर्ड के अंदर जा रहा है। तो डायरेक्शन कैसे आ जाएगी? कुछ ऐसे। देखें ये ऐसे नहीं है, ये ऐसे है। कहने क्या बताया? सर्कल यूं बना हुआ है, तो एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन कहाँ आएगी? अपवर्ड। इसको ऐसे देखें, ये आपका R और ये आपका P। R के ऊपर हमने अपना हाथ रखा और फिंगर्स को P की तरफ लेके गए, ऐसे R से P पे लेके गए। थंब कहाँ जा रहा है? अपवर्ड। यहाँ पे देखें, R से P की तरफ लेके गए, फिंगर थंब अपवर्ड जा रहा है। तो ये आपके पास किसकी डायरेक्शन आ जाती है? ये आपके पास एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन है, जो कि कहाँ है? अपवर्ड है, कुछ ऐसे, जिसे मैंने यहाँ पे बना दिया। ये आपकी एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन है। इसी तरह एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन कैसे आती है? सेम यही चीज़ है। बस क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी के लिए हम क्या करते हैं? R और V में देखते हैं। किस तरह से? वही सेम यही चीज़ है। ये आया, R उठा के यहाँ ले आए, V को उठा के यहाँ रख दिया, और वैसे ही डायरेक्शन देखेंगे। ये R बोर्ड के थोड़ा अंदर है और ये V भी थोड़ा अंदर है, तो कैसे हो जाएगा? R से V की तरफ डायरेक्शन कहाँ आई? अपवर्ड। तो आपके पास एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर मोमेंटम दोनों की डायरेक्शन हमें पता लग गई। ये किसकी डायरेक्शन है? एंगुलर वेलोसिटी की। सेम वही डायरेक्शन एंगुलर मोमेंटम की है। दोनों किस डायरेक्शन में है? पैरेलल टू एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल हैं बिल्कुल। एंगुलर वेलोसिटी भी ऐसे है, एक्सिस ऑफ रोटेशन भी ऐसे ही है। तो आपके पास ऐसा कुछ हो रहा है। अब आपको क्या करना है कि बॉडी कहाँ रोटेट कर रही थी? ओरिजिन के इस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रही है बॉडी। तो जब बॉडी एक सर्कल में रोटेट करती है, एक फोर्स जनरेट होती है। आपने देखा था एक बॉडी एक सर्कल में रोटेट कर रही है तो इसे एक फोर्स अंदर खींच रही होती है, जिसे हमने नाम दिया था सेंट्रीपिटल फोर्स का। और ये हमेशा कहाँ से पास हो रही है? अगर आप इस चीज़ को समझें, सेंटर ऑफ रोटेशन से, पॉइंट ऑफ रोटेशन से। लेट्स सपोज बॉडी यहाँ आ गई, सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे हो गई? यहाँ। अगेन कहाँ से पास हो रही है सेंट्रीपिटल फोर्स? सेंटर ऑफ रोटेशन से। बॉडी यहाँ पे आ गई, अब कहाँ से सेंट्रीपिटल फोर्स पास करेगी?
अगेन सेंटर ऑफ रोटेशन से फोर्स पास करेगी। और जब भी एक फोर्स सेंटर ऑफ रोटेशन से पास करती है तो टॉर्क जीरो हो जाता है। देखें कैसे। लेट सपोज एक रॉड है और ये यहाँ पे पिन लगी हुई है इसके ऊपर, इस पिन के अबाउट ऐसे ये रोटेट कर सकती है और हमने इसके ऊपर एक फोर्स लगाई, इस डायरेक्शन में फोर्स लगा दी, ये रोटेट करेगी। क्यों करेगी? अगर आप देखें फोर्स क्या सेंटर ऑफ रोटेशन से पास कर रही है? नहीं कर रही। सेंटर ऑफ रोटेशन तो ये रहा। अब हमने फोर्स को हटा दिया यहाँ से और ला के रख दिया यहाँ पे। क्या अब ये रोटेट करेगी? पॉसिबल है कि ये रोटेट कर जाए। देखें ऐसे रॉड है, यहाँ पे पिन लगी हुई है, मैं यहाँ से फोर्स लगा रहा हूँ ला के, ये तो रोटेट नहीं करेगी, लेकिन यहाँ लगाई तो रोटेट कर रही है ये। तो आपके पास क्या हुआ? जैसे ही फोर्स सेंटर ऑफ रोटेशन से पास हुई तो क्या हुआ? टॉर्क जीरो हो गया। तो यहाँ भी तो कुछ ऐसे ही हो रहा है। अगर आप इन डायग्राम्स में देखें, इसकी एक थर्ड फिगर मैं यहाँ नीचे बना देता हूँ। एक्चुअली यहाँ इस तरफ फिगर्स बनाने का रीज़न ये है कि उधर हमने ज़रूरी काम और भी करना है। हमारा सेंटर ऑफ रोटेशन कहाँ है? यहाँ पे, यहाँ से एक्सिस ऑफ रोटेशन पास कर रही है और सेंटर ऑफ रोटेशन ये रहा। सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे लगती है? टुवर्ड सेंटर। हमारी बॉडी यहाँ पे, तो सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ लगी? ऐसे। और कहाँ से पास हो रही है सेंट्रीपिटल फोर्स? सेंटर ऑफ रोटेशन से। तो सेंटर ऑफ रोटेशन से जब बॉडी पास हुई तो टॉर्क क्या हो गया? जीरो। टॉर्क क्या हो गया? जीरो। और जब टॉर्क जीरो हुआ तो क्या हुआ? एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट हो गया। तो आपके पास क्या हुआ? एल आ गया हमारे पास कांस्टेंट। इसे अभी हम मजीद अच्छे से देखेंगे कि ये सब हो क्यों रहा है। अभी आप इस चीज़ को समझें कि टॉर्क जीरो क्यों हुआ, क्योंकि जो फोर्स है वो सेंटर ऑफ रोटेशन से पास कर रही है। टॉर्क को जीरो देखने का इसमें एक और तरीका भी है। टॉर्क किसके बराबर होता था? आर क्रॉस एफ के, और ए क्रॉस बी, ए बी साइन थीटा होता है, तो आर क्रॉस एफ आर एफ साइन थीटा। और ये जो थीटा है ये आर और एफ की टेल्स के बीच में एंगल है। आप देखें आर, इस एफ सी को मैं उठा के ना बाहर बना रहा हूँ ऐसे। एफ सी कैसे लग रहा है? टुवर्ड सेंटर। आर कहाँ पे? आर इसके बिल्कुल अपोजिट है ऐसे। आर और एफ सी के बीच में एंगल क्या बन रहा होगा हमारा? आर को उठा के यहाँ ला के रखा मैंने ऐसे, ये आ गया आर। एफ सी बिल्कुल इसके सामने ऐसे लग रहा है। एफ सी को उठा के मैंने यहाँ रख दिया, ये आ गया एफ सी। तो आर और एफ सी में कुछ एंगल बन रहे हैं। एंगल कहाँ से कहाँ जाएगा? आर से एफ, और वो एंगल क्या है? 180 डिग्री। 180 बन रहा है, आसान सी बात है। तो टॉर्क क्या किसके बराबर है? टॉर्क बराबर है आर एफ साइन थीटा के। साइन थीटा किसके बराबर है? सॉरी, थीटा 180 डिग्री। क्या हो जाएगा? आर एफ साइन 180 डिग्री। साइन 180 क्या हो जाता है? जीरो। आर एफ इंटू साइन 180 जीरो। तो टॉर्क क्या हो गया? जीरो हो गया। कैसे जीरो हुआ है? क्योंकि आपकी जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो सेंटर ऑफ रोटेशन से पास कर रही है। आसान सी बात है। सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर ऑफ रोटेशन से पास हुई तो पोजीशन वेक्टर आर और फोर्स में एंगल क्या बन गया? 180 डिग्री। हमने देखा, फॉर्मूला लगाया, टॉर्क जीरो आ रहा है। हाँ आ रहा है। टॉर्क जीरो आया तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो गया। ये किसने बोला है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ने। इसका मतलब अगर एक बॉडी सर्कुलर पाथ पर मूव कर रही है और सेंटर ऑफ रोटेशन सर्कल के बीच में, सेंटर ऑफ रोटेशन सर्कल के बीच में हम यहीं से देखें तो बॉडी का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड होगा। अब क्या हुआ? सेंटर ऑफ रोटेशन के रिस्पेक्ट से बॉडी का एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा। अब हम ये करते हैं कि हम से जो पॉइंट है जिसके अबाउट हम एंगुलर मोमेंटम को देख रहे थे, कैसे? ये हमारा ऐसे सर्कुलर पाथ है, हम यहाँ से देख रहे थे और ये हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन थी। हमने कहा कि अब हम यहाँ से नहीं देख रहे, हम किसी और पॉइंट से देखते हैं और एंगुलर मोमेंटम को बताना है कि ये पॉसिबल है, सही बोल रहा है नहीं बोल रहा। तो हमने क्या किया? हम एक्सिस ऑफ रोटेशन में कुछ नीचे आ गए। हमने बोला कि अब हम यहाँ से नहीं देख रहे, अब हम यहाँ से देख रहे हैं।
इस पॉइंट से हम देखेंगे कि यहाँ से देखते हुए एंगुलर मोमेंटम बॉडी का कब कंजर्व्ड हो सकता है। कंडीशन वही है, टॉर्क जीरो करना है यहाँ पे से। पहले हम यहाँ से देख रहे थे, अब यहाँ से देख रहे हैं, तो करते हैं। आपका ये जो टॉपिक है ये थोड़ा सा बुक में बहुत मैं यूँ कहूँगा एक मुश्किल टॉपिक है, तो कोशिश करें इसको आप बहुत अच्छे से समझें। ये सब मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूँगा ये सब क्या है, लेकिन ये टॉपिक आसान नहीं है, तो इसको समझ के बहुत आहिस्ता आहिस्ता करना है। लेक्चर थोड़ा सा ये लॉन्ग ज़रूर होगा, लेकिन आपको समझ ज़रूर आ जाएगा, इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूँ आपको। अब देखें, ये हमारे पास वही सर्कुलर पाथ, बॉडी कहाँ पे, बॉडी सेम उसी पॉइंट पे, ये रही बॉडी, और एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन ये रही। मैंने आपको क्या कहा कि पहले हम देख रहे थे इस पॉइंट से, अब हम इस पॉइंट से नहीं देख रहे। अब हम कहां से देख रहे हैं, इस पॉइंट से। यहां से नहीं देख रहे, बल्कि हम आ गए नीचे, और अब हम थोड़ा नीचे से देख रहे हैं। नीचे से देखने के कुछ वजह है कि हम यहां से भी बता सकें एंगुलर मोमेंटम कब कंजर्व्ड होगा। अब आपके पास ये जो आर होता है, L इक्वल टू आर क्रॉस पी, ये आर वो डिस्टेंस होता है पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर करता है क्या है, हर पार्टिकल की पोजीशन बताता है। तो अगर मैं यहां से देखूं इसकी पोजीशन क्या बन जाएगा, आर, यहां से यहां तक। जैसे पहले क्या था, पार्टिकल यहां था, हम यहां से देख रहे हैं, ये आ गया आर पोजीशन वेक्टर। रेडियस मैग्नीट्यूड होगा इसका, लेकिन वैसे क्या है, ये एक पोजीशन वेक्टर। हम यहां से देख रहे हैं, पार्टिकल तक का जो वेक्टर बनेगा वो पोजीशन वेक्टर। इस केस में पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, इस केस में पोजीशन वेक्टर ये होगा आर, ये आ गया पोजीशन वेक्टर आर। और आपको एम की तो डायरेक्शन ऑलरेडी पता है, लेकिन सॉरी एम बोल रहा हूं, सॉरी लीनियर मोमेंटम पी कुछ ऐसे। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया ये पी ऐसे नहीं है, ये पी ऐसे बोर्ड के अंदर गया हुआ है इस तरह से। हम क्या करते हैं, यहां पे इस आर को इसके कंपोनेंट्स में ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, एक चीज आप इसको अगर समझें थोड़ा सा, देखें, ये सेंटर ऑफ रोटेशन या एक्सिस ऑफ रोटेशन है, बॉडी ऐसे रोटेट कर रही है, सही है। लेट्स वो बॉडी ऐसे बिल्कुल सामने या नहीं, यहां पे आई हुई है बॉडी, ऐसे रोटेट कर रही थी, बॉडी यहां पे आई है, तो इसकी जो वेलोसिटी होगी वो कहाँ होगी, वेलोसिटी की डायरेक्शन। या चले और आसान करते हैं, ऐसे रोटेट करवा रहे हैं बॉडी को, सपोज करें ऐसे बॉडी रोटेट कर रही है, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे होगी इस बार, और बॉडी ऐसे रोटेट कर रही है। बॉडी आ गई यहाँ पे मैक्सिमम हाइट पे, ऐसे घूम रही थी, मैक्सिमम हाइट पे आई, वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, ऐसे टेंजेंट टू सर्कल। सर्कल कैसे बन रहा था, ऐसा, इस पॉइंट पे ऐसे टेंजेंट टू सर्कल, ये आ गई वेलोसिटी। रेडियस क्या होगा, तीसरा हाथ नहीं है, मैं इसी को हटा के ऐसे ला रहा हूँ, रेडियस आ गया ऐसे ऐसे। तो अगर आप देखें इन दोनों में एंगल क्या बन रहा है, 90 डिग्री। ये देखें, रेडियस ऐसे आ रहा था, वेलोसिटी ऐसे आ रही है, तो एंगल क्या बन गया, 90 डिग्री। सेम इसी तरह से यहाँ पे भी ऐसे ही हो रहा है, बॉडी ऐसे रोटेट कर रही है, एक इस पॉइंट पे आई, पी आ गया ऐसे बोर्ड के अंदर, सही। और अगर सेंटर से देखें, इस वाले केस की बात कर रहा हूं, तो आर कैसे है, आर बिल्कुल इसके ऐसे परपेंडिकुलर आया हुआ है, ऐसे वी अंदर या पी, किसी को भी देख ले डायरेक्शन सेम है, पी ऐसे अंदर और आर जो ऐसे आ रहा है ये कुछ ऐसे आ रहा है। तो यहाँ पे जो बीच में एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री एंगल बन रहा है यहाँ पे। तो इसी को देखते हुए हम यहाँ पे आते हैं, इस आर को ब्रेक करने कंपोनेंट्स में। तो हम देखते हैं कि लेट्स सपोज ये रहा वो हमारा सर्कल, बॉडी कहाँ पे, अगेन बॉडी उसी पॉइंट पे, बॉडी का पॉइंट चेंज नहीं करना, बॉडी यहीं पे। लेकिन हम इस बार कहाँ से देख रहे हैं, हम यहाँ से नहीं देख रहे, बल्कि हम, ये हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन इसके अंदर से पास हो रही है सेंटर ऑफ रोटेशन से, लेकिन हम एंगुलर मोमेंटम देख रहे हैं यहाँ से।
पहले यहाँ से देख रहे थे, अब यहाँ से देख रहे हैं। तो आपके पास r क्या हो जाएगा, r आपके पास वो वैल्यू होती है या वो वेक्टर होता है जिस पॉइंट से हम एंगुलर मोमेंटम देखना चाह रहे हैं, वहाँ से पार्टिकल तक का डिस्टेंस। पहले हम यहाँ से देख रहे थे तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया, अब हम यहाँ से देख रहे हैं तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, r। ये हमारा आ गया r। ये क्या है, पोजीशन वेक्टर, पोजीशन बताएगा पार्टिकल की, यहाँ से यहाँ तक के, या इसने पोजीशन बता दी। अब हम क्या करते हैं कि ये r है, इसको हम इसके कंपोनेंट्स में ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। कैसे ब्रेक करने की कोशिश करते हैं कि x एक्सिस और y एक्सिस लेते हैं। लेट्स सपोज ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है इसको हम y एक्सिस बना लेते हैं, और x एक्सिस कैसे लेते हैं, कुछ यहाँ पे लेते हैं ऐसे। ये हमारी आ गई x एक्सिस, x एक्सिस और y एक्सिस, दो एक्सिस ले ली हमने। अब हम इस r को इसके कंपोनेंट्स में ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। ये हमारा r था, इसे कंपोनेंट्स में ब्रेक करते हैं। कैसे करेंगे, एक लाइन x एक्सिस पे जो x के परपेंडिकुलर हो, एक लाइन y एक्सिस पे जो y पे परपेंडिकुलर हो। अच्छा, आपको एक अगर कन्फ्यूजन हो रही हो तो मैं आपको ये कन्फ्यूजन दूर कर देता हूँ कि मैंने एक्सिस ऐसे ली है। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे 90 डिग्री नहीं बन रहा, हम हमेशा एक्स वाई एक्सिस ऐसे लेते थे तो 90 बनता था, यहाँ पे भी बन रहा है। लेकिन ये आपका थोड़ा सा 3D स्ट्रक्चर है, 3D डायग्राम बना रहा हूँ किस तरह से कि अगर आप देखें एक पेज है और वो कुछ ऐसे आपको दिख रहा है। मीन्स क्या है कि वो थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा हुआ है। देखें, लेट्स सपोज अभी बुक आपको एक कंप्लीट रेक्टेंगल दिख रहा है, मैंने इसको ऐसे कर दिया। अब क्या हुआ, आपको ये साइड छोटी और ये बड़ी लग रही होगी, ऐसा कुछ होगा। सेम इसी तरह ये जो है ये ऐसे नहीं है, थोड़ा सा ऐसे हुआ है, तो उसको 3D बनाने के लिए इस तरह से लिया है। अगेन आपके पास जो एंगल है वो स्टिल यहाँ पे 90 ही बन रहा है, यहाँ भी 90, यहाँ 90 और यहाँ भी 90 बन रहा है। तो आप बस कुछ इस तरह से एक्स वाई एक्सिस में इस आर को ब्रेक करते हैं। जो x पे आपके पास कंपोनेंट आया वो क्या है, ये आ गया आर एक्स। जो y पे आया वो आपके पास ये आ गया, और इसको हमने बोल दिया आर वाई। यहाँ से आपका असल गेम शुरू होता है, असल मुश्किल आती है। मैंने क्या कहा कि यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बन रहा है, और ये जो y एक्सिस है ये क्या थी, ये हमारी वही एक्सिस ऑफ रोटेशन है। अगर आप देखें आर वाई एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर है, मींस पैरेलल है, जो डायरेक्शन आर वाई की वही एक्सिस ऑफ रोटेशन की, दोनों पैरेलल है। तो हम आर वाई को बोल देंगे कि आर वाई हमारा है आर पैरेलल। को इस तरह का जो हम सिंबल बनाते हैं, कैसे, ऐसे, इसको हम पैरेलल सिंबल बोलते हैं, ऐसे आर पैरेलल। आर पैरेलल कौन सा है, आर का वो कंपोनेंट जो पैरेलल टू एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और ये आर एक्स एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे है, ये 90 डिग्री पे, तो इसको हमने बोल दिया आर परपेंडिकुलर। ऐसे करके जो सिंबल बनेगा ये आपका परपेंडिकुलर सिंबल होता है, जिसे हमने यहाँ पे लिखा है। आर पैरेलल किसके बराबर है, कंपोनेंट है आर का पैरेलल टू एक्सिस ऑफ रोटेशन, और आर परपेंडिकुलर कंपोनेंट है आर का परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब मजीद आगे चलते हैं। अब आपके पास थोड़ी सी मुश्किल आएगी, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ी सी। यहाँ आपके पास आर की डायरेक्शंस आ गई। आपके पास फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, फोर्स तो चेंज नहीं हो रही, फोर्स क्या थी, सेंट्रीपिटल फोर्स जो टूवर्ड सेंटर लग रही थी, ऐसा ही था। अब इसको मिटा देते हैं, इसकी हमें मज़ीद ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें एक कंप्लीट बहुत बड़ी डेरिवेशन करनी है, तो आपको समझना होगा। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता था, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता था L इक्वल्स टू R क्रॉस P, यही फॉर्मूला होता था। इधर R ये रहा हमारा, P कहाँ है, एंगुलर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम कुछ ऐसे था, लीनियर मोमेंटम P। अब ओरिजिन यहाँ पे हम इस पॉइंट से देख रहे हैं, इसे हम O बोल देते हैं। इस पॉइंट से आप देखें पार्टिकल कहाँ है, यहाँ पे। इस आर एक्स को उठा के मैं अगर ऊपर ले आऊं, देखें, समझें इसको,
ये रहा हमारा r, इसको मैं एज इट इज यहां बना देता हूं, ये रहा हमारा r, ये रहा हमारा ry, अच्छा ry नहीं बोलेंगे अब से, हम इसको हटा देते हैं, r पैरेलल और r परपेंडिकुलर, ry rx कुछ भी नहीं है, ये आ गया r पैरेलल और r परपेंडिकुलर कैसे है, r परपेंडिकुलर ऐसे है। इस r परपेंडिकुलर को उठा के मैं यहाँ रख रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, एक ट्राइंगल बन जाएगा। वही चीज़ मैं यहाँ पे करना चाह रहा हूँ, इस r परपेंडिकुलर को उठाया और यहाँ ला के रख दिया। ये हमारा ओरिजिन है O और पार्टिकल यहाँ पे ये रहा। O से यहाँ तक जाने के लिए हमारे पास दो रास्ते हैं, डायरेक्टली R से ऐसे चले गए, हम वेक्टर्स के डायरेक्शन के अपोजिट नहीं जा सकते, इस बात को याद रखना है। R कैसे, ऐसे R से डायरेक्ट यहाँ पे चले गए, या फिर हम क्या करें, R पैरेलल प्लस R परपेंडिकुलर, पहले R पैरेलल पर गए फिर R परपेंडिकुलर पे गए। मीन्स हमारे पास क्या हुआ कि जो वेक्टर R है वो बराबर है R पैरेलल प्लस R परपेंडिकुलर के, क्योंकि दोनों पे चल के हम सेम पॉइंट पे आ रहे हैं, वो ये वाला है। डायरेक्टली R पे चले गए जो कि बराबर है किसके, R पैरेलल प्लस R परपेंडिकुलर के, तो इसको हम यहाँ पे पुट करवाते हैं। R किसके बराबर है, R पैरेलल प्लस R परपेंडिकुलर और इसका क्रॉस प्रोडक्ट लीनियर मोमेंटम P के साथ, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये सारे वेक्टर्स चल रहे हैं, R पैरेलल को P से मल्टीप्लाई किया, R पैरेलल क्रॉस लीनियर मोमेंटम P प्लस R परपेंडिकुलर क्रॉस लीनियर मोमेंटम P। ये आपके पास किसके लिए चल रहा है, हमारे पास एंगुलर मोमेंटम के लिए। पैरेलल का अलग हो गया, परपेंडिकुलर का अलग हो गया। इसका मतलब हमारे पास जो लीनियर मोमेंट एंगुलर मोमेंटम है उसके दो कंपोनेंट्स आ रहे हैं, एक R पैरेलल की वजह से, एक R परपेंडिकुलर की वजह से। अब आपको इस L की डायरेक्शंस को समझना होगा कि ये जो दो हैं ये हैं क्या, इसको देखते हैं। इसको मैं मिटा देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। इनके, इसकी और इसकी वजह से आपका L का फॉर्मूला क्या है, R क्रॉस P। अगर आपके पास R पैरेलल आ जाए तो एंगुलर मोमेंटम आएगा कुछ, अगर R परपेंडिकुलर आ जाए तो भी कुछ एंगुलर मोमेंटम आएगा। तो मीन्स आपके पास दो एंगुलर मोमेंटम्स बन गए। इसको हमने देखना ये हैं कौन से, इनकी डायरेक्शन से बताएंगे हम एक्चुअली। देखिए R, पहले इसको देखते हैं, किसके लिए देखें, R पैरेलल क्रॉस P के लिए। R पैरेलल ये रहा, R पैरेलल कहाँ है, पैरेलल टू एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये आ गया R पैरेलल। और P कैसे है, ऐसे बोर्ड के अंदर जा रहा है। मैं ये बात आपको बार बार बता रहा हूँ, ये ऐसे नहीं है, ऐसे है, बोर्ड के अंदर गया हुआ है। P को यहाँ से उठाया और R पैरेलल की टेल पे ला के रख रहे हैं, क्योंकि डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, हमेशा वेक्टर्स को टेल टू टेल जोड़ना पड़ता है। तो P को मैं उठा के यहाँ ले आया, ये R पैरेलल है। R पैरेलल को R पैरेलल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये पैरेलल टू एक्सिस ऑफ रोटेशन है। अब इसे आप समझें, ये आपके पास कुछ ऐसे गया, ऐसे नहीं है, ये ऐसे है, ऐसे अंदर को गया हुआ है। P जो है बोर्ड के अंदर गया हुआ है, मैं बोर्ड के अंदर बना नहीं सकता, बस इतना सा इशू है। तो आपके पास ये जो P है कैसे, यहाँ पे आए ऐसे, बोर्ड के अंदर है P, और R कैसे है, R सीधा अपवर्ड है, सही। तो अगर मैं इसको ऐसे करके आपके सामने लाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे भी क्या एंगल बन रहा होगा, 90 डिग्री एंगल बन रहा है। आपका R पैरेलल और ये आ गया P। आपको डायरेक्शन निकालनी है एंगुलर मोमेंटम की, कैसे आएगी, R क्रॉस P, R से P की तरफ जाना है। ये रहा हमारा R, R से P की तरफ, R से P की तरफ। डायरेक्शन कहाँ है एंगुलर मोमेंटम की, आउटवर्ड। अब आउटवर्ड आ गई है यहाँ पे, सही। अच्छा, उसको जो आउटवर्ड है उसे मैं कुछ ऐसे बना रहा हूँ, यहाँ पे मैं बाहर की तरफ अगेन नहीं बना सकता, तो मैं ऐसे बना रहा हूँ, मैंने डायरेक्शन लिख दी है आउटवर्ड है, सही। तो ये जो आउटवर्ड है, देखिए एक्सिस ऑफ रोटेशन कैसे है, ऐसे। एंगुलर मोमेंटम कैसे आया है, ऐसे बाहर की तरफ।
तो एक्सिस ऑफ रोटेशन और एंगुलर मोमेंटम में क्या एंगल बन रहा है 90। तो ये जो एंगुलर मोमेंटम आया है इसे हम बोलेंगे L परपेंडिकुलर। एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे है, अपवर्ड जा रही है ऐसे, और एंगुलर मोमेंटम आया है बाहर की तरफ। तो देखिए ना 90 डिग्री सिंपल सा एंगल बन रहा है। तो हम क्या बोलेंगे, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर एंगुलर मोमेंटम आया वो L परपेंडिकुलर, और L परपेंडिकुलर किसके बराबर है, सॉरी मैं डायरेक्शन मिटा दी, L परपेंडिकुलर बराबर किसके है, R पैरेलल क्रॉस P के। L परपेंडिकुलर बराबर है R पैरेलल क्रॉस P के। अच्छा हमें इसका पता लग गया R पैरेलल क्रॉस P। अब R परपेंडिकुलर क्रॉस P के लिए देखते हैं। R परपेंडिकुलर ऐसे है, ये बोर्ड के अगेन ये भी अंदर गया हुआ है बोर्ड के, ये R जो है ये वाला R ऐसे अंदर गया हुआ है, ये वाला P ऐसे अंदर गया हुआ है, और P को उठा के R परपेंडिकुलर के पास ले आए, ये आ गया P। अगेन इसको समझें, मैंने क्या कहा, R कैसे अंदर गया हुआ है, ऐसे अंदर गया हुआ है बोर्ड के, और P कैसे अंदर गया हुआ है, ऐसे। तो देखें ये आ गया आपका R ऐसे, ये आ गया आपका P ऐसे। डायरेक्शन निकालनी है एंगुलर मोमेंटम की, इसको मैं यहां से पकड़ लेता हूं, ये ऐसे हैं। R कौन सा, ये ब्लैक वाला R है। R के ऊपर अपना हाथ रखा, फिंगर्स को P की तरफ कर्ल किया, डायरेक्शन कहाँ आई, अपवर्ड। अपवर्ड कैसे आ गई डायरेक्शन, ऐसे अपवर्ड आ गई एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन। और ये किसके बराबर होगा, R परपेंडिकुलर क्रॉस P के। और L की डायरेक्शन कैसे आई है, ऐसे अपवर्ड आई है, ये वाले L की डायरेक्शन जो पैरेलल टू एक्सिस ऑफ रोटेशन आ गई है। एक्सिस ऑफ रोटेशन भी कैसे थी, ऐसे ही तो थी एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो जो एंगुलर मोमेंटम पैरेलल टू एक्सिस ऑफ रोटेशन आया उसे हमने L पैरेलल बोल दिया। L पैरेलल बराबर है R परपेंडिकुलर क्रॉस P के, L परपेंडिकुलर बराबर है R पैरेलल क्रॉस P के। तो इसे हम लिख लेते हैं, यहाँ पे आते हैं, देखें L पैरेलल क्या है, एंगुलर मोमेंटम पैरेलल टू एक्सिस ऑफ रोटेशन। एंगुलर मोमेंटम पैरेलल टू एक्सिस ऑफ रोटेशन किसके बराबर है, R परपेंडिकुलर क्रॉस P के। लिखते हैं, ये बराबर है R परपेंडिकुलर क्रॉस P के, और L परपेंडिकुलर बराबर है R पैरेलल क्रॉस P के। L परपेंडिकुलर बराबर है R पैरेलल क्रॉस P के। एंगुलर मोमेंटम पता लग गए। अब आपके पास एक चीज़ आती है बस, टॉर्क, और समझे लेक्चर ख़त्म। टॉर्क की डायरेक्शन देखेंगे और लेक्चर एंड। सारी की सारी आपकी जो नॉलेज है वो आपकी ख़त्म हो जाएगी, आपकी नहीं सॉरी, लेक्चर में जो नॉलेज मिलनी है वो ख़त्म हो जाएगी, सॉरी। अच्छा अब टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता था, टॉर्क का फॉर्मूला होता था R क्रॉस F। अभी एंगुलर मोमेंटम कैसे देख रहे थे, R क्रॉस P, बस सिर्फ इतना फर्क आया, P की जगह F रखना है हमने। देखते हैं कैसे रख सकते हैं। F तो हमें पता है, ये FC, इसको हम सिर्फ F लिख लेते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स से याद रख लेते हैं, बार बार C लिखना पड़ेगा वरना। R पैरेलल ऐसे है, और F कैसे है, R ऐसे बोर्ड के अंदर था, F ऐसे बोर्ड से बाहर आ रहा है, ऐसे सर्कल है, बोर्ड से F ऐसे बाहर को आ रहा है। F को उठा के यहाँ ला के रख दिया, क्योंकि टेल्स के बीच में देखते हैं हम, ये आ गया आपका F। अब देखें R ऐसे है, F ऐसे बाहर की तरफ है, ऐसे मैंने नीचे बना दिया, ऐसे बाहर की तरफ आ रहा है। डायरेक्शन देखते हैं, डायरेक्शन क्या आती है, ऐसे करके कैसे करेंगे, R से F की तरफ, हाथ R पे रखा, ये ऐसे है, बिल्कुल ऐसे नहीं है, ऐसे R पे हाथ रखा, F की तरफ लेके गए, थंब कहाँ आया, ऐसे, कुछ ऐसे आया है। देखें फिर से बताता हूँ, R F ऐसे आ गया। एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ है, एक्सिस ऑफ रोटेशन R के पैरेलल है, और ये आ गया टॉर्क जो एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर आ रहा है। तो ये क्या आ गया, टॉर्क परपेंडिकुलर, क्योंकि सॉरी हाँ टॉर्क परपेंडिकुलर, टॉर्क ये जो इसके परपेंडिकुलर आ रहा है,
और ये किसके बराबर है, आर पैरेलल क्रॉस एफ के। और अब बस एक चीज, आर परपेंडिकुलर। आर परपेंडिकुलर को उठाया, आर परपेंडिकुलर कैसे है, ऐसे बोर्ड के अंदर जा रहा है, और एफ कैसे है, ऐसे बोर्ड से बाहर आ रहा है। चलिए ये आपको और बेहतर अभी समझ में आ जाएगी ये चीज। एफ को उठाया, इसकी टेल पे ला के रख दिया, ये तो हमने बल्कि देख ही लिया है, इसमें क्या समझना। आर कैसे जा रहा है, ऐसे बोर्ड के अंदर जा रहा है, एफ ऐसे बोर्ड से बाहर आ रहा है। सबसे पहले एंगल क्या बन रहा है, वही जब हमने यहाँ कोने पे देखा था, एंगल क्या बन रहा है, 180 डिग्री एंगल बन रहा है। खैर एंगल से हमारा कोई काम नहीं है अभी। आर ऐसे है, एफ ऐसे है, और ये आर परपेंडिकुलर है, मैंने सिर्फ आर लिख दिया। सिंपल, इसमें तो डायरेक्शन निकालनी है, कोई मसला ही नहीं। एक मिनट यहां से देखते हैं, ऐसे हैं दोनों, आर पे हाथ रखा, एफ की तरफ गए, डायरेक्शन कैसे आई, अपवर्ड, कुछ ऐसे। ये किसकी डायरेक्शन आई, टॉर्क की, और ये टॉर्क किसके पैरेलल है, एक्सिस ऑफ रोटेशन के, तो ये आ गया टॉप पैरेलल। और टॉप पैरेलल बराबर है आर परपेंडिकुलर क्रॉस एफ के। टॉप पैरेलल बराबर है आर परपेंडिकुलर क्रॉस एफ के। टॉप पैरेलल क्या है, टॉर्क पैरेलल टू एक्सिस ऑफ रोटेशन, आर परपेंडिकुलर, टॉर्क परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ रोटेशन, जो हमने यहां पे लिखा है। टॉप पैरेलल बराबर है आर परपेंडिकुलर क्रॉस एफ के, इसको भी लिख लेते हैं। टॉप पैरेलल बराबर है आर परपेंडिकुलर क्रॉस एफ के, और टॉप परपेंडिकुलर किसके बराबर है, आर पैरेलल क्रॉस एफ के, आर पैरेलल क्रॉस एफ के। तो यहां पे हमें ये चारों बात समझ आ गई। देखिए सिर्फ इतनी सी चीज को समझने में कितना टाइम लगा है हमारा, लेकिन आगे सब आसान है, अब बहुत आसान है। अच्छा इस एंगल को आप याद रख लें, इसको मैं ना यहाँ पे बना लेता हूँ छोटा सा, ये अभी अब आगे काम आएगा, आर परपेंडिकुलर और एफ में, ताकि टाइम दोबारा से ना ज़ाया हो हमारा। वैसे ज़ाया नहीं हो रहा, समझ रहे हैं आप, बहुत अच्छी बात है। ये 180 डिग्री बन रहा है और टॉर्क की डायरेक्शन ऐसे है, इसे अभी हम देखेंगे। यहाँ 180 बन रहा है, आर पैरेलल क्रॉस पी, आर पैरेलल क्रॉस पी क्या है, एल परपेंडिकुलर। इसकी हम एक इक्वेशन बना लेते हैं, आर पैरेलल क्रॉस पी बराबर है एल परपेंडिकुलर के, और आर परपेंडिकुलर क्रॉस पी बराबर है एल पैरेलल के। इसे हम अलग अलग करके कैलकुलेट कर लेते हैं ताकि आसानी रहे, चीज़ों को आसान करना है, मुश्किल बिल्कुल नहीं करना हमने। अब करते हैं कुछ यूं कि इसे हमने बोल दिया इक्वेशन 1। अब एक एक करके इसको फाइंड करते हैं, फिर इधर पुट करवाएंगे तो टोटल एंगुलर मोमेंटम पता लग जाएगा। एल परपेंडिकुलर, एल परपेंडिकुलर किसके बराबर है, आर पैरेलल क्रॉस पी के, आर पैरेलल क्रॉस पी के। ऐसा ही है, हम ये करते हैं कि इसको यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करते हैं। अच्छा यहाँ आपको एक छोटी सी चीज़ और समझनी होगी कि थोड़ी सी आपकी ऐसी मैथमेटिक्स जो आपने सेकेंड ईयर में पढ़नी है, उसके कुछ रूल्स आपको फिजिक्स में पहले से मिल जाएंगे। क्योंकि अगर आप देखें फिजिक्स क्या है, सारी की सारी मैथमेटिक्स तो है। अभी देखें कुछ कॉन्सेप्ट्स, बाकी मैथमेटिक्स, मतलब कॉन्सेप्ट्स और मैथमेटिक्स को मिलाएं तो हमारी फिजिक्स बन जाती है एक तरह से। तो फिजिक्स में सारी की सारी मैथ चलती है, इटसेल्फ फिजिक्स कुछ भी नहीं है। अच्छा अब आपके पास क्या बताने लगा था, हाँ डिफ्रेंशिएट। आप जब चेंज को लिखते हैं तो डेल्टा से लिखते हैं, एक चेंज आप डी से भी लिखते हैं। जब हम बहुत ज़्यादा बड़े बड़े चेंजेस देख रहे होते हैं तो हम डेल्टा लिखते हैं। जैसे एक्सेलरेशन के लिए आपने लिखा हुआ देखा है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। डी भी देखा है आपने, जब आप इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन लिख रहे थे, ए इंस्टेंटेनियस, तो आप डी वी अपॉन डी टी लिखते थे। ये आता है ना डी अपॉन डी टी, इसे हम बोलते हैं डेरिवेटिव। डेरिवेटिव क्या करता है, कभी भी कहीं पे बहुत छोटा सा चेंज आएगा तो उसके लिए हम स्मॉल डी यूज़ करते हैं, बजाय कि डेल्टा के डी यूज़ करते हैं। और इसका एक फॉर्मूला होता है, लेट्स सपोज
कि हम डेरिवेट कर रहे हैं, हम चेंज देख रहे हैं। अच्छा लेट सपोज मैं आगे को कहीं डायरेक्शन में भाग रहा हूँ और मेरी वेलोसिटी चेंज हो रही है, किसके हिसाब से चेंज हो रही है? विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रही है ना। टाइम जैसे जैसे गुजरेगा मेरी वेलोसिटी चेंज होगी। तो हम जब भी चेंजेस को देखेंगे तो किसी चीज़ के रिस्पेक्ट से देखेंगे, टाइम के रिस्पेक्ट से। जैसे मेरी वेलोसिटी चेंज हो रही है, आप बोलो वेलोसिटी चेंज हो रही है, किसके रिस्पेक्ट से हो रही है? टाइम के रिस्पेक्ट से। जैसे जैसे टाइम गुजरेगा मेरी वेलोसिटी चेंज होती जाएगी। सेम वही चीज़ यहाँ पे आती है कि जब भी हम ये डेरिवेटिव लेते हैं तो किसी चीज़ के रिस्पेक्ट से लेते हैं, और यहाँ हम टाइम के रिस्पेक्ट से लेंगे, टाइम के रिस्पेक्ट से। अब लेट्स सपोज हमारे पास एक चीज़ है u और एक चीज़ है v, और इसका हम डेरिवेटिव ले लेते हैं, जिसे हम मोस्टली ऐसे डैश से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे ऐसे लिखा हुआ है या ऐसे लिख दे, एक ही बात होती है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? दो चीज़ों का प्रोडक्ट है u और v, और उसका डेरिवेट ले रहे हैं हम। ये बराबर हो जाएगा u का डेरिवेटिव, फर्स्ट वाली जो चीज़ है उसका डेरिवेटिव du अपॉन dt, एक फॉर्मूला है ये, मल्टीप्लाई सेकेंड वाली चीज़ ऐसे ही लिख देंगे। फिर एक बार इसका डेरिवेटिव लिया, इसको ऐसे ही लिख दिया। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे, सॉरी इसको ऐसे ही रखेंगे और इसका डेरिवेटिव ले लेंगे। कैसे? पहले v को ऐसे ही रखा, इस बार u को ऐसे ही रख दिया और v का डेरिवेटिव कर दिया। और इसी फॉर्मूले को मैंने कहा d अपॉन dt को हम डैश से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम फॉर्मूला ये भी लिख सकते हैं कि u डॉट v का डेरिवेटिव बराबर है किसके? u का डेरिवेटिव v प्लस u इंटू v का डेरिवेटिव। तो अगर इसे हम डिफ्रेंशिएट करें, हम क्या लिखेंगे? डिफ्रेंशिएटिंग मुझे याद नहीं था, वरना मैं इसको भी लिख के रख लेता। डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू, WRT मीन विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट से देख रहे हैं? टाइम के। तो इसे हम सिर्फ t लिख देते हैं, विद रिस्पेक्ट टू टाइम कर रहे हैं डिफ्रेंशिएट। तो आपके पास इस तरफ क्या आ जाएगा? dl परपेंडिकुलर अपॉन dt इक्वल्स टू, ये दोनों प्रोडक्ट में, इस पूरे के लिए हमें ये फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। पहले अभी हम ऐसे ही लिखते हैं d अपॉन dt, किसके लिए? r पैरेलल क्रॉस p के लिए। अब इसका फॉर्मूला ओपन करते हैं इससे। तो इस फॉर्मूले को उठा के मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्योंकि यहाँ से हम रेज कर देंगे। u डॉट v का डेरिवेटिव बराबर है u का डेरिवेटिव v प्लस u इंटू वी का डेरिवेटिव। सेम वही फॉर्मूला यहाँ यूज़ करने लगे हम। कैसे करेंगे? क्या हो जाएगा? फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड ऐसे ही रहेगा, dr पैरेलल अपॉन dt क्रॉस p प्लस, अब पहला वाला ऐसे ही रहेगा, r पैरेलल क्रॉस dp अपॉन dt। अब यहाँ कुछ फॉर्मूले बनना शुरू होंगे आपके पास। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? सोचे, वेलोसिटी का फॉर्मूला, वेलोसिटी का फॉर्मूला आपके पास होता था, क्या होता था? s अपॉन टी, जिसे हम डेल्टा s अपॉन डेल्टा टी भी लिखते थे कैपिटल चेंजेस के लिए। स्मॉल चेंजेस के लिए क्या हो जाएगा? ds अपॉन dt। s क्या है? डिस्प्लेसमेंट, और s को हम r से भी तो रिप्लेस कर सकते। तो अगर हम यहाँ लिख दें dr अपॉन dt, तो ये भी तो वेलोसिटी है, dr अपॉन dt, जो क्या आ रहा है? ये रहा dr अपॉन dt, क्या है? वेलोसिटी। दूसरा मोमेंटम p किसके बराबर है? mv के। तीसरा dp अपॉन dt, dp अपॉन dt क्या? चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। आपने इसकी एक क्लास 9 में, अगर आपको याद हो, एक छोटी सी डेरिवेशन की थी। आप क्या करते थे? f इक्वल्स टू ma, a की जगह vf माइनस vi पुट करते थे और डिवाइडेड बाई t। फिर आप इन्हें मल्टीप्लाई कर देते थे, m इंटू वी एफ, एम वी एफ, m इंटू वी आई, एम वी आई और डिवाइडेड बाई t। p इक्वल्स टू एम वी होता था। अगर वी एफ आ गया यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगा? पी एफ। एम वी एफ बराबर हो जाएगा पी एफ के, एम वी आई बराबर हो जाएगा पी आई के और डिवाइडेड बाई टी। पी एफ माइनस पी आई मीन्स चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाई टाइम बराबर होता है फोर्स के। यहाँ भी तो ये लिखा हुआ है, चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम,
किसके बराबर होता है, फोर्स के, और फोर्स कौन सी है हमारी, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इन सब को, इसको, इसको और इसको हम यहां पुट करवाते हैं और देखते हैं कि क्या आता है। हाँ, डी आर पैरेलल अपॉन डी टी, डी आर अपॉन डी टी वी के बराबर है। तो इसे हम रखते हैं यहाँ पे, क्या हो जाएगा, वी, वी के बाद आपके पास, तो ये आपके पास, ये क्योंकि ये वेक्टर है हमारे पास, तो वी भी क्या आ जाएगा हमारे पास, वेक्टर आएगा वी, और क्रॉस पी, पी किसके बराबर है, एम वी के, वी क्रॉस एम वी प्लस आर पैरेलल, तो ये एक अलग चीज़ चल रही है हमारे पास, प्लस आर पैरेलल, आर पैरेलल क्रॉस डी पी अपॉन डी टी, फोर्स के बराबर है, मल्टीप्लाई फोर्स, जो कौन सी फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स, याद रखना है आपने। अब आपके पास लेट सपोज ये आपके पास m जो है वो स्केलर है, ये हमने चैप्टर 2 में देखा था कि स्केलर्स को हम पहले मल्टीप्लाई करें बाद में करें कोई इशू नहीं आता। तो हम क्या कर रहे हैं कि इस स्केलर को उठा के बाहर रख रहे हैं, m को हमने अलग कर दिया और v क्रॉस v प्लस r क्रॉस f, r पैरेलल क्रॉस f, r पैरेलल क्रॉस f, r पैरेलल क्रॉस f किसके बराबर है, टॉप परपेंडिकुलर के, और v क्रॉस v, हमने ये भी देखा सेल्फ प्रोडक्ट जीरो हो जाता है। जैसे लेट सपोज v को हम ऐसे ले रहे हैं, वैसे v कैसे था, ये p की डायरेक्शन में, सपोज कर लें v हम ऐसे ले रहे हैं, सपोज कर रहे हैं। एक और वेक्टर v सेम यही है, v और v दोनों सेम है, दोनों में एंगल क्या बनेगा, एक वेक्टर ये v, एक वेक्टर ये v, दोनों सेम है, दोनों को मिलाया टेल्स को, एंगल क्या बना, 0। तो यहाँ पे इन दोनों की टेल्स में जो एंगल है वो 0 डिग्री है, थीटा हमारे पास है 0 डिग्री। अब v क्रॉस v किसके बराबर हो जाएगा, v साइन थीटा के, a क्रॉस b बराबर होता है ab साइन थीटा के, v क्रॉस v बराबर होगा v साइन थीटा, और थीटा क्या है 0 डिग्री, साइन 0 क्या होता है 0, तो पूरा वैल्यू क्या हो गई 0, तो v क्रॉस v क्या हो गया 0, यहाँ भी तो यही हो रहा है, v क्रॉस v 0 हो गया। अच्छा, लेक्चर काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग होता जा रहा है और वैसे अफ्तारी का टाइम हो रहा है, रमज़ान चल रहा है, तो लेकिन लेक्चर को एंड करते हैं, जल्दी से ख़त्म होने वाला है। टॉर्क, टॉप परपेंडिकुलर, टॉप परपेंडिकुलर कौन सा टॉर्क है, ये हमने देखा है कौन सा, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर था, टॉप परपेंडिकुलर को आ गया हमारे पास, ये तो 0 हो गया, हमारे पास क्या बच गया, टॉप परपेंडिकुलर, और यहाँ पे क्या चल रहा था, डी एल परपेंडिकुलर डिवाइड बाई डी टी, चेंज किस में, परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट में, तो डी एल परपेंडिकुलर अपॉन डी टी आपके पास किसके बारे हो गया, टॉर्क के। इन टर्म्स ऑफ अगर मैग्नीट्यूड में बात करूं इसमें, या एक काम करते हैं इसको यहीं पे छोड़ते हैं और बिल्कुल यही चीज़ आपको एक बार और भी करनी है, पहले वो कंप्लीट कर देते हैं। क्यों कर रहे हैं, आपको ये बात समझ आ जाएगी अभी, ये आपको सब बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है, टेंशन नहीं लेनी है आपने। अभी हम किसके लिए कर रहे हैं, एल परपेंडिकुलर के लिए, अब आ रहे हैं एल पैरेलल के लिए। एल पैरेलल किसके बराबर है, आर परपेंडिकुलर क्रॉस पी के, आर परपेंडिकुलर क्रॉस पी के। अच्छा, सेम वही चीज़ की हमने, इसको भी डिफ्रेंशिएट किया ऐसे ही विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये आया और फॉर्मूला ओपन कर रहे हैं, डायरेक्ट हम फॉर्मूला ओपन कर रहे हैं, डी एल पैरेलल अपॉन डी टी इक्वल्स टू आर क्रॉस पी, इसको भी डिफ्रेंशिएट करेंगे, यही फॉर्मूला ओपन होगा, या चलें कर लेते हैं स्टेप, कोई मसला नहीं है, आर परपेंडिकुलर क्रॉस पी ऐसा ही होगा, फॉर्मूला ओपन होगा, डी एल पैरेलल अपॉन डी टी इक्वल्स टू, फर्स्ट वेक्टर का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज रहेगा, डी आर परपेंडिकुलर अपॉन डी टी क्रॉस पी प्लस, अब फर्स्ट ऐसे ही रहेगा, आर परपेंडिकुलर ऐसे ही रहा, प्लस डी पी अपॉन डी टी, वैक्टर्स हैं सारे। नाउ अच्छा, ये भी वेक्टर है और ये भी वेक्टर है। अब क्या करते हैं, डी आर अपॉन डी टी, अभी थोड़ी देर पहले डी आर अपॉन डी टी को हमने वी रखा है, वही चीज़ यहाँ पे कर रहे हैं,
यहाँ पे भी क्या किया, dr/dt की जगह पर v क्रॉस p की जगह अभी हमने देखा था mv रखा है, यहाँ भी वही कर रहे हैं mv प्लस r परपेंडिकुलर ऐसे ही रहा dp/dt, फोर्स आ गई थी, यहाँ पर भी फोर्स ला के रखते क्रॉस f। अब ये वाली चीज बिल्कुल ऐसे ही m अलग करके 0 हो जाएगी, m इंटू वी क्रॉस v और प्लस r क्रॉस f किसके बराबर होगा, टॉर्क के, और टॉर्क कौन सा होगा, r परपेंडिकुलर क्रॉस f, टॉप पैरेलल। ये चीज 0 हो जाएगी, क्या बच जाएगा, टॉप पैरेलल, और ये आ गया dl, या भी इसको नहीं लिख रहे, इसको अभी समझे, यहीं तक रखें, टॉप पैरेलल। मैंने यहाँ एक फिगर बनाई थी, मैंने मिटा दी, जल्दी से देखते हैं इसको भी। टॉप पैरेलल r परपेंडिकुलर क्रॉस p, r परपेंडिकुलर ऐसे था, सॉरी r परपेंडिकुलर, हाँ, और f ऐसे थी। एंगल क्या बन रहा था, 180 डिग्री। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि टॉप पैरेलल r क्रॉस f, जिसे हमने लिखा था आर एफ साइन थीटा, थीटा क्या है 180 डिग्री, तो थीटा की जगह हमने रख दिया 180 डिग्री, क्या आ जाएगा आर एफ साइन 180, साइन 180 0 होगा, पूरा क्या हो जाएगा 0। तो टॉर्क जो है टॉप पैरेलल तो 0 है, वही सेम चीज़, ये तो हो गया 0। ये आगे लिख लेते हैं, मेरा ख्याल है बोर्ड पे इतनी जगह है, वीडियो में इतना आ रहा होगा मेरे मतलब dl पैरेलल अपॉन dt। ये वाला तो जो पोर्शन है वो चेंज नहीं हो रहा, चेंज क्या आया है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम 0 आया है। यहाँ पे आते हैं, अब ये 0 नहीं हो रहा, हमने कंडीशन कौन सी लगानी है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। हम बोलेंगे अगर, या अगर नहीं बोलते, इसको ले लेते हैं, आसान करते हैं, बस तकरीबन ख़त्म हो गया। L बराबर है L पैरेलल प्लस L परपेंडिकुलर के, हम इसे डिफ्रेंशिएट करवाते हैं बिल्कुल वैसे ही जैसे वहाँ करवाया है, dl अपॉन dt इक्वल्स टू dl पैरेलल अपॉन dt प्लस dl परपेंडिकुलर अपॉन dt। अच्छा, यहाँ फॉर्मूला नहीं लगेगा, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था इसलिए फॉर्मूला लगा था, एडिशन में फॉर्मूला नहीं लगता आपके पास। तो dl पैरेलल अपॉन dt किसके बराबर आया है, 0 के। तो लिखते हैं dl अपॉन dt इक्वल्स टू, ये तो हो गया डायरेक्टली 0, इसके तो कोई मसला ही नहीं है। dl परपेंडिकुलर अपॉन dt किसके बराबर आया है, टॉर्क के, dl परपेंडिकुलर अपॉन dt टॉर्क के बराबर आ गया। अब आपके पास बस हो गया, समझे, dl अपॉन dt। मुझे पता है आप लोग एग्जॉस्ट हो गए होंगे कि ये कौन सा टॉपिक आ गया इतना मुश्किल। अब ये वाली कंडीशन लगाएंगे कि इसमें, इस कंडीशन पे जब हम यहाँ से देख रहे हैं तब एंगुलर मोमेंटम कब कंजर्व्ड होगा, हम बोलेंगे कब कंजर्व्ड होगा, इफ अगर टॉर्क ये वाला 0 हो गया, और ये टॉर्क कौन सा है, टॉप परपेंडिकुलर, अगर वो टॉर्क जो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर है वो टॉर्क 0 हो जाए, अगर इफ, तो क्या होगा, dl अपॉन dt क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चेंज इन लीनियर मोमेंटम क्या हो गया, 0। अब आपके पास डिफरेंशिएशन में क्या हो रहा था, हम डेरिवेट कर रहे हैं, इसका अपोजिट होता है इंटीग्रेट। ये सब आपके वैसे समझने का नहीं है, आप इस चीज़ का मैं आपको कहूँ कि आप रट्टा लगा लें, कोई मसला नहीं होगा। इंटीग्रेटिंग, इसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। अच्छा, हमारे पास क्या होता है कि d अपॉन dt अगर हमारे पास होता है, अगर हम इंटीग्रेट कर दें, इंटीग्रेट का साइन कुछ ऐसा होता है, तो इस सिंबल से ये सिंबल कैंसिल हो जाता है। और कभी भी हमारे पास इंटीग्रेशन 0 लिखा हो, मतलब कुछ नहीं लिखा हुआ, तो हम उधर c लगा देते हैं, कांस्टेंट कर देते हैं उसको। तो आपके पास क्या होगा, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे, यहाँ पे जो d अपॉन dt है ये ख़त्म हो जाएगा, l आ जाएगा, दूसरी तरफ 0 है, वहाँ क्या आ जाएगा, एक c आ जाएगा, जो क्या है, कांस्टेंट, एक कांस्टेंट है। तो एंगुलर मोमेंटम क्या हो गया, कांस्टेंट। यही तो बताना था कि अगर नेट टॉर्क 0 हो जाए तो एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा।
तो मैं आपको ये बात कहूँगा कि ये आपके बुक का सबसे मुश्किल टॉपिक है फर्स्ट ईयर फिजिक्स का। इससे मुश्किल टॉपिक आपकी बुक में कोई भी नहीं है। एक इंतहाई मुश्किल टॉपिक था। अगर आपको ये समझ आ जाता है बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं समझ आता, क्योंकि मैं इस बात को जानता हूँ कि ये टॉपिक मुश्किल है, आप कमेंट सेक्शन में आए, आप जितनी चीज़ें पूछेंगे मैं आपको बताऊँगा। अगर आपको नहीं समझ आया फिर भी आपके पास व्हाट्सअप का नंबर मेरा वीडियो में गिवन है, डिस्क्रिप्शन में भी गिवन है। आप मुझे मैसेज करें, वॉइस करें, जो मर्ज़ी करें, आप मुझसे पूछें, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। मेरी पूरी कोशिश होगी कि आपको जल्द से जल्द रिप्लाई करूँ। तो आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।